हेलो बच्चों। अब हम इस बुक के जो हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस बुक के 7 वाले पेज पर आ चुके हैं और स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन। कि ट्रांसप्लांटेशन क्या है ये आपको बताना है। मैं आपको बता चुका हूँ पीछे के लेक्चर में। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सोइंग ए सीड सेडलिंग ओवर सोइंग ए सीड। मतलब कि एडवांटेजेस क्या है कि हम सोइंग एडवांटेजेस ऑफ सोइंग ए सीडलिंग ओवर सोइंग ए सीड। मतलब सीडलिंग के एडवांटेजेस क्या है ओवर सोइंग और सोइंग ए सीड, मतलब सीड को बोने के ऊपर। ठीक। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनके हमें रीजन देना है। सीड्स शुड बी सोन एट एन अप्रोप्रिएट डेप्थ। मतलब जो सीड्स है वो अप्रोप्रिएट डेप्थ पर ही क्यों सोन करना चाहिए, क्यों बोना चाहिए। इसका अगला पॉइंट है सीड्स शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड बिफोर सोइंग। मतलब कि सीड को बोने से पहले उसको हम क्यों उसे हमने केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ सीड ड्रिल ओवर ब्रॉडकास्टिंग। मतलब हमें मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द सीड ड्रिल एंड ब्रॉडकास्टिंग। दोनों ही तरीके हैं सीड मतलब की सेडलिंग करने के, तो आपको इन दोनों को इसके एडवांटेजेस बताना है सीड ड्रिल के इसके कंपैरिजन में। ठीक, वो वही बात है कि दोनों को डिफरेंशिएट करना है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक, इसका मतलब ये है कि एडिशन का मतलब आप समझते होंगे जोड़ना, और मैन्योर और फर्टिलाइजर ये कुछ इस तरीके के सब्सटेंस हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर ये आपको आगे बताएंगे कि ये क्या है, इनको हमें खेती में क्यों डालना पड़ता है, क्यों ऐड करना पड़ता है ना। तो ये थर्ड वाला स्टेप है हमारा, जो हम 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ रहे हैं उसका थर्ड स्टेप है, तो इसको पढ़ते हैं। वंस द सीड्स आर सोन, मतलब जब एक बार सीड्स को हम बो देते हैं, दे रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो एंड बिकम ए हेल्थी क्रॉप। मतलब उसको न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए और एक हेल्थी क्रॉप बनने के लिए। ठीक, द सीड्स टेक दिस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जो सीड्स होता है ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है, ये लेता है सॉइल से, मिट्टी से लेता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द सॉइल गेट्स दिस न्यूट्रिएंट। मतलब आपने कभी सोचा है या सोचने की कोशिश की है कि सॉइल के पास ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं। In previous classes, we learned how the nutrients are replenished in the soil naturally by the action of bacteria and fungi on dead plants and animal। मतलब कि हमने पीछे वाले लेक्चर्स में या पीछे वाले क्लासेस में ये पढ़ा है कि न्यूट्रिएंट जो हैं वो कैसे रिप्लेनिश्ड होते हैं, मतलब कि कैसे दोबारा आते हैं सॉइल के अंदर नेचुरली, किसके एक्शन से। बैक्टीरिया एंड फंगाई। बैक्टीरिया और फंगाई भी एक तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और डेड प्लांट्स और एनिमल, ये कहाँ पर होते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल पर होते हैं। इसकी वजह से, इसके एक्शन की वजह से, किसके एक्शन की वजह से, बैक्टीरिया और फंगाई के एक्शन की वजह से जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिप्लेनिश्ड होते हैं, मतलब कि पुनः जन्म होता है उनका। ठीक है। हाउएवर व्हेन फार्मर्स ग्रो द सेम क्रॉप एवरी ईयर, मतलब जब कभी भी किसान एक ही तरीके की फसल हर साल उगाते हैं, इट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। मतलब कि ऐसा होता है कि मिट्टी के पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होने लगते हैं, उनका लॉस होने लगता है। ठीक, दिस इज बिकॉज द रेट एट विच द न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड अप इज फास्टर देन द रेट ऑफ नेचुरल रिप्लेनिशमेंट। इसका मतलब ये है कि इस लाइन का कि जो रेट है न्यूट्रिएंट्स के रिप्लेनिश्ड होने का वो कम है। किस रेट से, किस रेट से कम है वो, नेचुरली रिप्लेनिश्ड का। सॉरी, हाँ ये लाइन मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। दिस इज बिकॉज द रेट एट विच द न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड अप इज फास्टर। मतलब कि जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूज करने का, मतलब उनको इस्तेमाल करने का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नेचुरल जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनके रिप्लेनिश होने का। मैं आपको इसको इस तरीके से समझाता हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि आप जो है वो आप गंजे होने गए, आपने अपने बाल कटवाए, ठीक, पूरे गंजे हो गए, और आपने अपने जब बाल कटवा लिए तो 1 महीने के बाद आपके बाल फिर निकल आए, आपने फिर से गंजे हो गए। ठीक, अब आप 8 दिन बाद फिर गंजे हो गए, अब आप 8 दिन बाद फिर गंजे हो गए। मतलब आपके जो गंजे होने का जो रेट है वो इतना ज्यादा है कि बाल निकल ही नहीं पा रहे हैं और आप फिर से गंजे हो जा रहे हैं।
इसी तरीके से जब हम बार बार किसी एक जगह पर खेती करेंगे तो जो उसके सॉइल है, आप मान लीजिए कि जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनके जो रिप्लेनिश होने का टाइम है वो है 1 साल, और आप 1 साल में 2 बार उस खेत के अंदर खेती कर रहे हैं, तो वो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिप्लेनिश हो ही नहीं पा रहे हैं, वो दोबारा आ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए ये लाइन का मतलब ये है। थोड़ा सा टाइम लगा समझाने में, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, एडिशन ऑफ मैन्योर और एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक मिक्सचर ऑफ रूट एंड प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज। मतलब कि जो मैन्योर होता है वो एक ऑर्गेनिक मिक्सचर है किसका, रूट एंड प्लांट, मतलब जो पेड़ उखड़ चुके होते हैं उनका, वो जो खराब हो जाते हैं, और एनिमल के वेस्ट का। इट एड्स ह्यूमस टू द सॉइल, मतलब ये सॉइल के अंदर जो है वो ह्यूमस को ऐड कर देता है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि ये ह्यूमस क्या है। ह्यूमस जो है ना वो एक डार्क ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, डार्क ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसके जरिए बनता है, किसके द्वारा बनता है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट पार्ट्स। मतलब जो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि वो डिकम्पोज हो गए, मतलब कि वो मिट्टी में मिल गए। तो इसके प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से बनता है एक डार्क ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको ह्यूमस कहते हैं। ठीक, तो ये जो मैन्योर होता है ये सॉइल के अंदर ह्यूमस को ऐड कर देता है। इट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड टेक्सचर, ये जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी और टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। मतलब कि ये जो मैन्योर है इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, वो वाले न्यूट्रिएंट जो प्लांट को चाहिए होते हैं। इट डज नॉट काउज पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन नहीं करता। क्या, कौन पॉल्यूशन नहीं करता? मैन्योर। एग्जाम्पल क्या है इसके? कॉम्पोस्ट। ठीक, अब हम आते हैं फर्टिलाइजर पर। ये फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, यानी कि केमिकल सब्सटेंस है। ये ऑर्गेनिक था लेकिन ये इनऑर्गेनिक है। प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये नेचुरली बन रहा था किससे? प्लांट से और एनिमल वेस्ट से, लेकिन ये फैक्ट्रीज के अंदर तैयार किया जाता है। इट डज नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, ये सॉइल के अंदर ह्यूमस को ऐड नहीं करता है। इट रिस्टोर्स सॉइल फर्टिलिटी, ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर कर देता है, मतलब कि दोबारा से पुनर्जन्म कर देता है सॉइल की फर्टिलिटी का। फर्टिलिटी क्या होती है? मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि अगर जिस सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा है उसके अंदर क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, और अगर सॉइल की फर्टिलिटी कम है तो उसके अंदर क्रॉप का प्रोडक्शन कम होगा। इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, मतलब इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स मतलब इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सच एज नाइट्रोजन, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम, विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट, जो प्लांट को चाहिए होते हैं। इट काउजेस सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, इसकी वजह से सॉइल और वाटर पॉल्यूशन होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? यूरिया, एनपीके एंड पोटाश। ठीक, ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल बताएं या फिर आप मैन्योर के एग्जाम्पल बताएं। इसके साथ अब हम इस बुक के 8वें वाले पेज पर आ चुके हैं। तो ये इस बुक में एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। ये एक्सपेरिमेंट आपको बताऊं या ना बताऊं? चलिए बता देता हूं। और ये एक्सपेरिमेंट अगर मैं बता रहा हूं तो आप इसको अपने घर पे करिएगा, इजीली आप कैरी कर सकते हो इसको। इसका एम क्या है? टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऑन द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। मतलब कि इस हमें जो है वो इफेक्ट देखना है मैन्योर और फर्टिलाइजर का प्लांट की ग्रोथ पर। ठीक है, मटेरियल क्या क्या चाहिए होते हैं इसके लिए? 3 पॉट्स, मूंग और ग्राम सीड्स, सम काउ डंग, सम यूरिया, सॉइल फॉर द 3 पॉट्स। ठीक है, 3 हमें गमले चाहिए, मूंग का या ग्राम का बीज चाहिए, कुछ हमें काऊ की डंग चाहिए यानी कि एनिमल वेस्ट चाहिए, कुछ यूरिया चाहिए, मिट्टी चाहिए जो हमने गमले लिए उसके लिए। ठीक, प्रोसीजर क्या है? सबसे पहला स्टेप है विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स जर्मिनेट मूंग और ग्राम सीड्स, मतलब कि आप जो है वो जर्मिनेट कीजिए मूंग और ग्राम के सीड्स को। टेक 3 पॉट्स एंड लेबल देम एज ए, बी एंड सी, जो आपने 3 गमले लिए हैं उन पर लेबल कर दीजिए ए, बी और सी का। इम्पोर्ट ए एट सम सॉइल एंड काउ डंग, मतलब जो आपने ए वाला जिसको लेबल किया है गमले को उसके अंदर कुछ मिट्टी और काउ का डंग मिलाइए। पॉट बी के अंदर कुछ मिट्टी और कुछ अमाउंट में यूरिया मिलाइए, और पॉट सी में एडजस्ट सम सॉइल, और पॉट सी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी मिलाइए। एट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑल 3 पार्ट्स, सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन तीनों गमलों के अंदर डाल दीजिए। एंड प्लांट सम जर्मिनेटेड सीड्स इन देम।
ठीक है, और जो जर्मिनेट सीड हमने करे थे वो इनके अंदर डाल दीजिए। एंश्योर दैट द पॉट्स आर वाटर्ड रेगुलरली एंड दे रिसीव इनफ सनलाइट, मतलब कि जो आपके गमले तीनों हैं ABC नाम के, उनको आप प्रॉपर पानी दीजिए और उनको प्रॉपर सनलाइट मिलना चाहिए। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन द पॉट्स फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 days, 5 से 7 दिन के बीच में आप इनकी ग्रोथ को मेजर कीजिए, आप इनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व कीजिए कि कौन से वाले गमले के अंदर जो हमने बीज बोया था कितना बड़ा हुआ है। ठीक, ऑब्जर्वेशन हमने क्या करेगा, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, आप जो ऑब्जर्वेशन करेंगे उनके आप आंसर देना जो आपकी नोटबुक में लिखे हुए हैं, वो मैं रीड कर देता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन है, इन विच पॉट द प्लांट शोड मैक्सिमम ग्रोथ, मतलब कि किस प्लांट के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ है। इन विच पॉट द प्लांट शोड द लीस्ट ग्रोथ, और किस प्लांट के अंदर सबसे कम ग्रोथ है। ठीक, कंक्लूजन, कंक्लूजन आप खुद बताना, मैं ये लाइन पैराग्राफ नहीं पढ़ने वाला, आप खुद बताना। ये अंडरस्टूड है कि किस पॉट के अंदर ज्यादा ग्रोथ होगी और किसके अंदर कम होगी। ठीक, इसी के तहत हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस, मतलब कि क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस क्या है। ठीक, तो क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है फॉलोइंग, एक है क्रॉप रोटेशन और एक है मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉलोइंग। फॉलोइंग इज ए क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस इन विच लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 1 सीजन, मतलब एक तरीके का ये प्रोसेस है जिसके अंदर हम लैंड को एक सीजन से ज्यादा टाइम के लिए अनकल्टिवेट छोड़ देते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं करते। द लैंड रिगेन्स इट्स naturally nutritional content by the decomposition of organic matter present in the soil, मतलब जो कि हमने, जैसे मान लीजिए कि आपने एक खेत में खेती करी और कुछ क्रॉप्स को आपने ग्रो करा, उसके बाद में उसको वहां से हार्वेस्ट कर लिया। ठीक, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के वो तो सारे यूज हो गए उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए। अब क्या हुआ, अब हमने उस खेत को ऐसे ही छोड़ दिया एक सीजन से ज्यादा के लिए। तो अभी हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से क्या होता है कि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो नेचुरली तरीके से रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं। इस तरीके से करने में क्या होता है कि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो नेचुरली तरीके से रिप्लेनिश फिर से हो जाते हैं। ठीक, इस तरीके को क्या कहते हैं हम, फॉलोइंग। दूसरा आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब यह है कि इन दिस मेथड डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम फील्ड अल्टरनेटिवली, मतलब कि एक ही फील्ड पर हम अलग अलग तरीके की जो क्रॉप्स होती हैं उनको ग्रो करते हैं अल्टरनेट तरीके से। जैसे कि हमने एक बार गेहूं की क्रॉप करी और एक बार हमने मटर की कर ली। ठीक, फॉर एग्जांपल क्रॉप्स लाइक व्हीट आर ग्रोन इन ए सीजन फॉलोड बाय ग्रोइंग लेग्यूमस इन द नेक्स्ट सीजन, मतलब व्हीट की जो हमने खेती करी एक सीजन में और उसके बाद में हमने लिग्यूमिनस की करी। ठीक है, लिग्यूमस, दीज लिग्यूमस हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम, मतलब कि ये जो लिग्यूमस वाला जो क्रॉप है इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जिसको राइजोबियम कहते हैं। ठीक, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है जिसको क्या कहते हैं, राइजोबियम। ठीक, दे रिप्लेनिश द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, मतलब जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन वो क्या करता है, राइजोबियम इसको रिप्लेनिश कर देता है। ठीक, अब आप ये समझ लीजिए कि इसको मैं समझाता हूँ आपको कि आपने लेग्यूमस की जो खेती करी तो जो प्लांट है उसके अंदर क्या है, उसके पास क्या है, उसके पास एक बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सिंग का, उसको क्या कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं। वो क्या करता है, नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो सॉइल के अंदर रिप्लेनिश कर देता है। तो जो नाइट्रोजन लिग्यूमस की जो हमने क्रॉप ग्रो करी थी उसमें जो खर्च हुआ था, अब वो इसी प्लांट की वजह से फिर से रिप्लेनिश हो गया। अब हम उस पर व्हीट की क्रॉप को ग्रो करेंगे, तो ये होता है क्रॉप रोटेशन। ठीक, मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, इन दिस मेथड 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सेम फील्ड टुगेदर, इस मेथड में 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप जो है वो एक ही फील्ड पर एक साथ जो है वो ग्रो करी जाती है। द क्रॉप्स आर सिलेक्टेड इन सच ए वे दैट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ वन क्रॉप इज फुलफिल्ड बाय द अदर और देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि न्यूट्रिएंट्स तो बहुत सारे होते हैं ना, जैसे मैं अभी ये नाइट्रोजन वाला न्यूट्रिएंट था, तो ऐसी क्रॉप हमने ग्रो करी जिनकी दोनों की जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है, या एक की कम है एक की ज्यादा है।
एक की कम है और एक की ज़्यादा है। ये इसका एक एग्जाम्पल है, क्रॉप्स सच एज मस्टर्ड आर ग्रोन विद वीट, मतलब जो क्रॉप मस्टर्ड की जो क्रॉप है वो वीट के साथ ग्रो करी जाती है। अच्छा, इसका भी कॉम्बिनेशन है कि कौन सी क्रॉप किसके साथ होगी, क्योंकि मान लीजिए कि एक क्रॉप मस्टर्ड है, उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग, जो नाइट्रोजन कंटेन सॉइल के अंदर होता है वो कम चाहिए होता है, और जो वीट है उसको ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक, तो दोनों का काम चल जाता है, इसलिए इनका जो है कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही काम होता है। इसी के साथ ये वाला पेज खत्म होता है। तो वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउटफुल लगा हो और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।